पेरियार लली सिंह मूलतः जो है कानपुर देहात में एक कठारा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। लघु जमींदार प्रकार की फैमिली थी, खेती बाड़ी विरासत। सेना में रहते हुए दलितों के लिए पहला इन्होंने भूख हड़ताल किया था। दलितों की बावड़ी थोड़ी नीचे होती थी, जैसे सवर्णों की बावड़ी यहाँ है तो दलित की बावड़ी नीचे है, फिर और ऐसे है। साबुन दलितों को नहीं मिलता था, खाना सही नहीं मिलता था, तो वहाँ इसी बात के लिए पहला आंदोलन इन्होंने किया। इसी में बड़ी चालाकी से वर्चस्ववादियों ने इनको सस्पेंड करवा दिया। भारत के स्वतंत्रता की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जेल में विद्रोह करते हैं, सिपाही की तबाही की पतली सी किताब लिखते हैं, जिस किताब से सैनिक विद्रोह होता है। इतिहास में ये लोगों को पता ही नहीं है कि पेरियार लली सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 41 दिनों की लंबी भूख हड़ताल करते हैं। 9 महीना की जेल होती है इनको। शोषितों पे धार्मिक डकैती किताब लिखते हैं। इस किताब की वजह से उनको गोली मार दी गई थी कि ये क्या कर रहा है। वेद पुराण स्मृति आदि है आपकी गुलामी के लिए। सामंतवादी ताकतों ने कहा कि अरे ये तो सबको बहुत बना देगा हिंदू से, तो 2 राउंड के सामंतवादी मनवादी ताकतों ने गोली चला दिया उनके ऊपर। मेरा नाम धर्मवीर यादव गगन है, मैं मूलतः आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप मुझे यादव न समझें, एक बौद्धिस्ट की जात नहीं होती। आप मुझे यदि यादव जी कह रहे हैं तो अर्थात मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू। आप मुझे बौद्धिस्ट नहीं मानते। आप यादव नहीं? मैं यादव नहीं हूँ, यादव न कहें, मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैं यादव हूँ तो मैं बौद्धिस्ट हूँ ही नहीं। वर्ण और जात पुरोहित की बात कभी नहीं मानना है। अच्छा, जेएनयू अगर पीडीएफ नहीं दिया तो यहाँ प्रोफेसर बन के आऊँगा, और प्रोफेसर नहीं बनने दिया तो वाइस चांसलर बन के आऊँगा। एक दिन आऊँगा जरूर जेएनयू। वो जो सच्ची रामायण लिखे थे उसके बारे में बताइए कि उन पे मुकदमा हुआ और कैसे कैसे वो। उसकी भी कथा बहुत दिलचस्प है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सब में पढ़ लिए हैं। धर्मवीर यादव गगन जी हैं और पेरियार लली सिंह जी का ग्रंथावली उनकी तैयार किए हैं 5 खंड में 2000 पन्नों में। इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं घूमे हैं गगन जी, बिहार भी गए हैं, कई कहाँ कहाँ गए हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं पेरियार लली सिंह जी के बारे में। लली सिंह यादव, लेकिन हालांकि वो यादव अपना हटा दिए, क्यों हटा ये भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गगन जी आपका हमारे चैनल में। अभी आप जेएनयू में रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, बहुत तो आपकी जो पुस्तक है, जो ग्रंथावली है, वो जितने प्रथम संस्करण में जितने आए एकदम बिक गए, इमीडिएट बिक गए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे बिहार के, यूपी के, खास करके जो हमारे व्यूअर हैं वे लोग लली सिंह जी को, उनके बारे में आप बताएंगे और अपने बारे में। तो कैसे कैसे इलाहाबाद से हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैसे कैसे ये सफ़र हुआ ये। जय भीम, जय मंडल साथियों। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल पे मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। इंटेलेक्चुअल एकेडमिक दुनिया में क्या चल रहा है उसको मैं रखूँगा। और मेरा नाम धर्मवीर यादव गगन है, मैं मूलतः आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग मेरी 12वीं तक वहीं की है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। चूँकि इसकी भी एक कथा है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बता दूं। एकदम बताइए। कक्षा 11वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे प्रिंसिपल आनंद राय एक रोज़ प्लेटो की एकेडमिक्स के बारे में बताने लगे, तो छात्रों को पता नहीं चला कि एकेडमिक क्या होता है। तो सब शांत हो गए, तो उनको भी लगा कुछ गड़बड़ है, तो पूछे कि क्या बात है। तो मैं खड़ा होकर कहा कि सर एकेडमिक हम लोग को नहीं समझ में आ रही है। तो वो बोले कि एकेडमिक मतलब विश्वविद्यालय होता है, और प्लेटो दुनिया की पहली एकेडमिक बनाया था एथेंस में, जिसमें ज्ञान का अध्ययन होता था, और 2 एकेडमी बनाया था। और स्पार्टा में योद्धा पैदा किए जाते थे। तो जो ज्ञान की एकेडमी, बौद्धिक था, एक शारीरिक। हाँ, एक बौद्धिक और शारीरिक, बिल्कुल एब्सोल्यूट शब्द आपने दिया। तो जो बौद्धिक था उससे अरस्तु पैदा हुआ था, वो उसके एकेडमी से। और दूसरा जो स्पार्टा था उससे सिकंदर पैदा हुआ था, उसी स्कूल से आगे चल के निकले थे। तो वो एकेडमिक बताते हुए आनंद राय बोले कि जैसे भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो उसी क्षण मेरे दिमाग में आ गई थी ये बात कि क्यों नहीं भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ा जाए, टॉप इंडिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाए। तब से मैंने पढ़ना शुरू किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर बनारस हिंदू। किस विषय में की बताते? ग्रेजुएशन मेरा है, ग्रेजुएशन में मेरे विषय हिंदी, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान। इससे ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर बीएचयू में गया हिंदी लिटरेचर में मास्टर करने। तो 1 साल किया, मन बहुत लगा नहीं तो मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया हिंदी लिटरेचर में।
और फिर उसके बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय से एमफिल मैंने किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अभी पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूँ, पीडीएफ कर रहा हूँ। बढ़िया। तो मेरे मन में एक बार या कई बार एक ख्याल है, अपने साथियों को कहा भी कि जेएनयू अगर पीडीएफ नहीं दिया तो यहाँ प्रोफेसर बन के आऊँगा, और प्रोफेसर नहीं बनने दिया तो वाइस चांसलर बन के आऊँगा, एक दिन आऊँगा जरूर जेएनयू। लक्ष्य बड़ा रखना है मेरी, सदिच्छा और रहने कहने की बात है वो भी ये यहाँ पहुँच गए। हाँ, ये पूरा हो गया सपना, वो भी सपना पूरा हो। हाँ, कोशिश होगी कि वो भी सपना पूरा किया जाए। तो ये मेरी बौद्धिक और एकेडमिक ज्ञान प्रक्रिया की प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मैं पेरियार ललई सिंह से प्रथम मेरा परिचय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ, जब इनके साहित्य को कुछ साथियों ने मुझे दिया, कुछ लोगों से मेरा परिचय होता है तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो और किताबें खोजता हूँ। फिर मैं जब दिल्ली आता हूँ तो यहाँ मुझे कुछ किताबें मिलती हैं तो वो किताबें पढ़ता हूँ। फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला गया एमफिल करने, तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ पेरियार ललई सिंह पे मेरा अध्ययन। फिर मैं पुनः जब दिल्ली आया तो फिर शुरू किया। तो इनकी किताबें, साहित्य चिंतन आदि पढ़ते हुए या इस तरह के डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार आदि की किताबें पढ़ते हुए महसूस हुआ कि और इस बौद्धिक विरासत को अध्ययन किया जाए और पढ़ा जाए। तो पेरियार ललई सिंह की और किताबें मैंने खोजना शुरू किया। तो ये हुआ कि इतनी ही प्रकाशित हैं, बाकी अभी अप्रकाशित हैं। कुछ किताबें मुझे मिली 2-3, तो उन किताबों को मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना खोजा जाए। तो उस क्रम में मेरे एक साथी हैं आशीष दीपांकर, जो कानपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे थे उस दौर में, तो वहाँ मैं उनके साथ गया, और वो संयोग से दिल्ली आए हुए थे, तो हम लोग शाम को निकले। 1 सितंबर 2015 को यात्रा शुरू होती है। फिर मैं कानपुर जाता हूँ। फिर उन्होंने जिसको ट्रस्ट का पेरियार ललई सिंह पेरियार चैरिटेबल ट्रस्ट दिया है, वो उनसे मैं मिलता हूँ, यानी से तो मुझे कुछ पत्र, कुछ साहित्य देते हैं और बताते हैं। तो जो मुझे किताब पत्र आदि दिए थे, तो उसमें जो एड्रेस, जैसे नागपुर का, तमिलनाडु का, असम का, बंगाल का, गुजरात का, कश्मीर का, हरियाणा का एड्रेस मुझे मिला है। तो उस एड्रेस में मैंने पत्र लिखा, सैकड़ों पत्र मैंने लिखा कि यदि आपके पास पेरियार ललई सिंह से संबंधित कोई किताब, कोई पर्चा, कोई दस्तावेज, कोई भाषण आंदोलन आदि का हो तो मुझे प्लीज़ आप दोबारा प्रत्युत्तर में बताएं। तो कई जगह से आया पत्र, कुछ जगह से कॉल आया। तो जो पत्र आते गया मैं उन पत्रों पे जाता गया। जैसे नागपुर से मुझे पत्र आया, एक डॉक्टर वाना मेश्राम थे, डॉक्टर वाना में तो डॉक्टर थे बेसिकली, लेकिन मिशनरी व्यक्तित्व थे। वो 72-73 के दौर के लोग थे। तो वो उनके बच्चे राजेश मेश्राम ने मुझे पत्र लिखा, और तब मैं यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय से निकल के गया वहाँ नागपुर। वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे कुछ पत्र दिया और बताया कि अगला औरंगाबाद में एक बौद्ध विहार है, वहाँ पे एक भिक्षु हैं जिन्होंने पेरियार ललई सिंह की किताब का मराठी अनुवाद किया है। तो मैं उस पते पे निकल गया। फिर औरंगाबाद में भोर में पहुँचा बस से। वहाँ गेट पे मैं रुका तो वो रोक दिया, कहा कि यहीं सो जाइए, सुबह जो है बुद्ध विहार में महाथेरा से भेंट होगी। तो मैं विराम किया। फिर सुबह हम लोग उठे, फिर महाथेरा से मैं मिला। उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई रिसर्चर इस तरह का है, और वो पेरियार ललई सिंह की किताबों का मराठी अनुवाद किए, सच्ची रामायण की चाबी का। अब बहुत स्ट्रगल भी किए थे। सो जो है वहाँ से फिर निकला, फिर वर्धा आया, उनके यहाँ से कुछ पत्र कुछ वगैरह मिला। फिर वर्धा से क्रम में फिर मैं दिल्ली आ जाता हूँ। फिर कानपुर जाना, फिर ग्वालियर जाना। ग्वालियर में नेशनल आर्मी में हाई कमांडर थे पेरियार ललई सिंह। पेरियार ललई सिंह मूलतः जो है कानपुर देहात में एक कठारा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। लघु जमींदार प्रकार की फैमिली थी, खेती बाड़ी, विरासत और बाग आदि सब कुछ थी। तो उस वहाँ से वो ग्वालियर आर्मी में जो है सोल्जर होते हैं, फिर सेना में कैसे कैसे वो काम करते हैं, उन आर्काइव्स को जाके देखना। सेना में रहते हुए दलितों के लिए पहला इन्होंने भूख हड़ताल किया था। दलितों की बावड़ी थोड़ी नीचे होती थी, जैसे सवर्णों की बावड़ी यहाँ है तो दलित की बावड़ी नीचे है। फिर और ऐसे है, साबुन दलितों को नहीं मिलता था, खाना सही नहीं मिलता था। तो वहाँ इसी बात के लिए पहला आंदोलन इन्होंने किया कि नहीं, ये बावड़ी सबकी नीचे समानांतर होनी चाहिए। कोई किसी के पानी से नहीं स्नान करेगा, सवर्ण नहा रहा तो पानी नीचे जा रहा तो स्नान कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। साबुन सबको मतलब ये रूल बदला। इसी में बड़ी चालाकी से वर्चस्ववादियों ने इनको सस्पेंड करवा दिया। तो रेमजे मियोर जो मेजर था, उसको इन्होंने इंग्लिश में बताया कि सर, दरअसल मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो भारत में सामाजिक विभेदन के खिलाफ लड़ाई है, जिसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे हैं। अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर को रीड किया हो तो मेरी लड़ाई को आप समझ सकते हैं। तो वो प्रभावित हुआ कि तो वो स्टडी करता है तो सच पाता है, तो रूल तोड़ देता है और इनको पदोन्नति के साथ इनको बहाल करता है। अच्छा। सेना में। फिर ब्रिटिश सेना में रहते हुए ग्वालियर में हाई कमांडर थे। फिर 1945 के आसपास हाई कमांडर होते हैं। फिर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आते हैं, भारत की स्वतंत्रता की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जेल में विद्रोह करते हैं, सिपाही की तबाही की पतली सी किताब लिखते हैं, जिस किताब से सैनिक विद्रोह होता है एक तरह से।
अघोषित रूप से, क्योंकि वो ब्रिटिश सेना ने पूरा दबा दिया था, चुपके साइलेंटली होता है। उसके बाद इनको अरेस्ट किया जाता है। ये 41 दिनों की लंबी भूख हड़ताल करते हैं वहाँ। इतिहास में ये लोगों को पता ही नहीं है कि पेरियार ललित सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 41 दिनों की लंबी भूख हड़ताल करते हैं। 9 महीना की जेल होती है इनको। तो उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर से इनकी प्रथम मुलाकात होती है ग्वालियर में ही 1951 में। फिर जब भारत इधर आते हैं, रिटायर होने के बाद देश स्वतंत्र होता है तो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। फिर इनको लगता है कि उत्तर भारत में जो वर्चस्ववादी सत्ता संरचना, वर्णाश्रमी जाति और पुरोहितवादी नेक्सस है, उसके वर्चस्व को कैसे तोड़ा जाए। तो उसी चिंतन मनन और अध्ययन के क्रम में पेरियार की राइटिंग के पास से जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग के पास, किताबों और साहित्य के पास जाते हैं, बुद्ध की किताबों के आसपास जाते हैं। तो इनको लगता है कि क्यों ही ना इस वैचारिक इस विरासत को साधारण जनमानस में ले जाया जाए। तो उन लोगों की किताबें खोजना, प्रकाशित करना, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पहले इस काम को कर रहे थे, उनकी विरासत को बढ़ाना, पूरा उत्तर भारत में मूवमेंट का एक स्वरूप लेते हैं। उसी क्रम में लोग गांव-गांव जाके कैडर लगाते हैं। 1960 के दशक में कितना कठिन समय था, जब 2-2, 3-3 गाँव में खोजेंगे तो कोई शिक्षित व्यक्ति मुश्किल से मिलता था दलितों का। तो ये लोग उस दौर में गांव-गांव जाते हैं, चुनते हैं। कोई बच्चा एक छोटा सा पढ़ा लिखा है तो उसको बोलते हैं कि आप जो है बाबू ये लाइनें पढ़ के देना, सुनाना जब बुजुर्ग लोग सुबह को या शाम को बैठेंगे पीपल के नीचे तो वो उसको सुनाता है। नमो बुद्धाय, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इतना ही बात बोलता है 20 बार। तो जो युवा हैं, प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, उसको सुनते हैं। तो ये लोग 10-15 दिन बाद आते हैं तो उस बच्चे को बोलने में कुछ स्याही, कुछ कॉपी, कुछ पेन देते हैं और इन लोगों से प्रोत्साहित करते हैं और पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या सुना। तो ये बोले कि हाँ, ये बच्चा कुछ पढ़ने उड़ने की बात कर रहा है। तो जो इतना समझ जाता तो उसको छांट लेते थे, फिर उसको कैडर देते थे, फिर बोलते थे आप अगले अगले गांव में जाना, कैडर देना। तो वो अगली जगह निर्माण करता था। तो इस तरह से उत्तर भारत में विशेष तौर से जो अम्बेडकरवादी वैचारिकी है, पेरियारवादी वैचारिकी के लोग जमीन पर उतारते हैं। उसी क्रम में जब इन लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लिख के साधारण जनमानस में प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, तो उस शोषितों पे धार्मिक डकैती किताब लिखते हैं। धर्म के माध्यम से कैसे वर्णाश्रम वर्चस्ववादी सोच नियंत्रित किए हुए, जो आज भी नियंत्रित किए हुए। सच्ची रामायण लिखे थे, उसके बाद उन पर जो मुकदमा हुआ। हाँ, तो ये 1960 के आसपास सोचतों पे धार्मिक डकैती लिखते हैं, उस पर मैं आता हूँ। फिर सोचतों पे राजनीतिक डकैती लिखते हैं। राजनीतिक डकैती में, सोचतों धार्मिक डकैती में पूरा डेटा देते हैं कि किस प्रकार जो वेद पुराण स्मृति आदि है आपकी गुलामी के लिए, आपको आनंद देती है। दरअसल आपको गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम बनाई जाती है। तो उसका एक तरह से पर्दाफाश करते हैं। पतली पतली 40-40 पेज की किताब लिख के 10 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा, 1 रुपया, 25 पैसे की किताब लिख के फिर सोचतों पे धार्मिक डकैती के बाद सोचतों पे राजनीतिक डकैती लिखते हैं। उसमें बताते हैं कि किस प्रकार आपकी संख्या इतनी है, आपके MLA MP इतने कम है, जबकि होना चाहिए इतना, ये भी लिखा होता था। ब्राह्मणों की संख्या इतनी है, इनके MP MLA इतने होने चाहिए, इतने जितना होना चाहिए उससे कई गुना अधिक हैं। राजपूतों के, कायस्थों के, फिर अहीर, गणरिया, पासवान, दुसाद, चर्मकार, तमाम जातियों का डेटा देते हैं कि संख्या इतना है और होना चाहिए इतना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपका है इतना। 1960 के समय में सोचिए, ये लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए नवजागरण कर रहे हैं। इस किताब की वजह से उनको गोली मार दी गई थी कि ये क्या कर रहा है। और शुरू में लोग पर्चा बना इसको बांटे थे, फिर पर्चे को किताब फॉर्म में लेके आते हैं। ये तो राजनीतिक सामाजिक चिंतन चल रहा है। उधर साहित्य में वीर संत माया बलिदान नाटक लिख रहे हैं, अंगुलीमाल नाटक लिख रहे हैं, एकलव्य नाटक लिख रहे हैं कि आपका मूल घर बुद्धिज्म का है, आपको बुद्ध के रास्ते पे चलना, वैसे ही जैसे अंगुलीमाल चला गया था। तो पेरियार ललित सिंह यादव, हाँ, तो वो बौद्ध कब बन गए यादव। हाँ, तो ये इसकी एक दिलचस्प स्टोरी है वेद प्रकाश जी की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से 1951 में मिलते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो घोषणा करते हैं कि अब हम बौद्ध धर्म छोड़ेंगे, हिंदू धर्म छोड़ेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, तो वो इसमें जाना चाह रहे थे, दीक्षा भूमि जाना चाह रहे थे। अपने 4-5 साथियों के साथ निकले भी थे, लेकिन चूंकि उनको TB हो गई तो खून की उल्टी होती थी, तो निकल के भी जा नहीं सके। इस बात को उन्होंने दर्ज किया है कि मेरे जीवन में इस बात का मरते दम तक मलाल था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण में मैं नहीं जा सका। वहाँ यदि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। तो 56 वाले बौद्ध धर्म ग्रहण में नहीं जा सके थे, दीक्षा भूमि नागपुर। तो 21 जुलाई 1967 को उन्हीं गुरु से महाथेरा ऊ चंद्रमणि से, जिनसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी,
उनसे कुशीनगर में जाके दीक्षा ग्रहण किए और वहीं घोषणा किए, लिखे कि मैं अब एक बौद्धिस्ट व्यक्ति हूँ और एक बुद्धिस्ट व्यक्ति की जात नहीं होती है। वर्ण और जात व्यवस्था को एक बुद्धिस्ट नहीं मानता है। तो यदि मैं यादव हूँ तो मैं बौद्धिस्ट हूँ ही नहीं, यदि मैं चमार हूँ तो मैं बौद्धिस्ट हूँ ही नहीं, यदि मैं कुशवाहा हूँ तो बौद्धिस्ट हूँ ही नहीं, यदि मैं राजपूत मान रहा हूँ अपने आप को, मैं बौद्धिस्ट हूँ ही नहीं। तब मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, वाराणसी में हिंदू हूँ। क्योंकि हिंदू होने की प्राइमरी शर्त है कि आपकी जाति होगी, बिना जात के आप हिंदू हो ही नहीं सकते। अब बिना हिंदू हुए आपकी जाति नहीं हो सकती। दुनिया में पहला ऐसा धर्म है कि जिसकी जात के बिना कुछ चल ही नहीं सकता। तो उसी वजह से मूल चरित्र को, सनातन धर्म को जानते थे, अध्ययन कर लेते, तो वो छोड़ते हैं। फिर यादव हटा दिए, चूंकि लघु जमींदार टाइप की फैमिली थे, चौधरी, कुंवर आदि भी उनके नाम में था, ये सब हटा दें, सिर्फ ललई सिंह लिखते थे। फिर 12 अक्टूबर 1968 को पेरियार ईवी रामास्वामी को चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल चौरसिया, छेदीलाल साथी, पेरियार ललई सिंह आदि लखनऊ में बुलाते हैं 12 अक्टूबर 1968 को बोलने के लिए, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोलने के लिए। पेरियार साहब आते हैं, प्रचंड वर्णाश्रमी उन्मूलन का भाषण देते हैं। वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, प्रोवाद नहीं होना चाहिए, ईश्वर जैसा कोई मूल्य नहीं है, नास्तिकता ही सत्य, भौतिक संसार ही सत्य है। फिर 13 अक्टूबर को पेरियार ललई सिंह उन्हें कानपुर लेके जाते हैं। 12 अक्टूबर के लखनऊ में होता है, 13 अक्टूबर में कानपुर में भाषण देते हैं, पेरियार का भाषण होता है। फिर पेरियार बोलते हुए मध्य भारत होते हुए फिर दक्षिण भारत चले जाते हैं। 14 अक्टूबर को, यानी 13 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर 1968 को कानपुर में पेरियार ललई सिंह और भिक्षु निर्गुणानंद आदि बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म ग्रहण का आयोजन करते हैं, जिसमें 10,000 से अधिक लोग आए होते हैं और सबको ये लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करवाते हैं। तो उससे पहले आप जो हैं सनातनी हिंदू, उस पर भाषण होता है कि आपकी गुलामी क्या है, आप कैसे सनातनी हिंदू हैं, आप कैसे उन मूल्यों को अपने व्यवहार में, विचार में, चरित्र में लेके चलते हैं। पहले तो ये जान लीजिए आप, फिर इसको छोड़ना है। तो पेरियार ललई सिंह बहुत प्रचंड भाषण देते हैं इस पे। तो जब इनका भाषण समाप्त होता है, फिर भिक्षु निर्गुणानंद आते हैं, वो कहते हैं कि हमने दक्षिण भारत के पेरियार को देखा कल, यानी 13 अक्टूबर को, आज हमने उत्तर भारत के पेरियार को सुना। तो वही समय था कि उत्तर भारत का पेरियार ललई सिंह के साथ नाम जुड़ता है। फिर शुभचिंतक बोलने लगे, लगातार लोग बोलने लगे। फिर पेरियार ललई सिंह एक समय के बाद ये स्वयं लिखने लगे। अच्छा। तो ये नाम पेरियार ललई सिंह लिखते थे, बहुत प्रभावित हुए। हाँ, बहुत बहुत प्रभावित थे। तो पेरियार ललई सिंह, ललई सिंह चौधरी कुंवर ललई सिंह यादव से ललई सिंह बनने की, और फिर पेरियार ललई सिंह बनने की ये प्रक्रिया है। इस वैचारिकी के साथ वो मानते हैं। और कई लोगों को पत्र लिखे हैं, आदरणीय कमल भारती को एक पत्र लिखे हैं, उसमें वो लिखे हैं, वो लिखते हैं कि यादव मिनिस्ट्री फेल हुई, इधर से पत्र जाता, तो उसमें वो प्रत्युत्तर में लिखते हैं, आप मुझे यादव ना समझें, एक बौद्धिस्ट की जात नहीं होती। आप मुझे यदि यादव जी कह रहे हैं तो अर्थात मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, आप मुझे बौद्धिस्ट नहीं मानते। आप यादव नहीं? मैं यादव नहीं हूँ, यादव ना कहें, मैं बौद्धिस्ट हूँ, मुझे पेरियार ललई सिंह सिर्फ कहें। उस पत्र में लिखा हुआ है, ग्रंथावली में 5वें खंड मैंने लगाया है। तो ये दिलचस्प है कि ये पूरी किताबें, पूरा पत्र, भाषण, संस्मरण आदि 1 सितंबर 2015 से मैंने शुरू किया था यात्रा, 1 सितंबर 2022 को समाप्त होती है। हम देखें आपको हर जगह भटकते आप तो फेसबुक फ्रेंड भी हैं, सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि कैसे कैसे मैं गांव-गांव जा रहा हूं, कहीं ट्रेन से, कहीं बस से, कहीं ट्रक से, कहीं बाइक से, कोई शुभचिंतक पहुंचा। वो भी बड़ा अच्छा अनुभव भारत भ्रमण का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बड़ा दिलचस्प भारत भ्रमण का भी। और एक ग्राउंड पे जाके कैसे रियल रिसर्च आपको करना है, ये चीज़ मैंने महसूस किया, प्राइमरी डेटा कैसे लेना है। और दिलचस्प है कि आपका लिटरेचर भारत की जो सो कॉल्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय उसमें नहीं है। मैं हिंदी एकेडमी, भारतीय इंटेलेक्चुअल एकेडमिया को मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे दिखाएं कि पेरियार ललई सिंह का पर्चा, पंपलेट, किताब आदि कहीं मिल जाए आपको, किसी भी विश्वविद्यालय में। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का की एक भी किताब मिल जाए, रामस्वरूप वर्मा की एक भी किताब मिल जाए, या महाराज सिंह भारती की एक भी किताब मिल जाए। लेकिन वर्चस्ववादी जो साहित्य वो हर पुस्तकालय में है। अच्छा, ये सच्ची रामायण को लेके जिज्ञासा होगी जो देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर पेरियार ललई सिंह जी को याद किया जाता है, ललई सिंह यादव ही बोलेंगे अभी फिलहाल, ताकि लोग हमारे जाने की पेरियार ललई सिंह यादव थे, वो जो सच्ची रामायण लिखे थे
उसके बारे में बताइए कि उन पे मुकदमा हुआ और कैसे हाँ कैसे सर, वो। उसकी भी कथा बहुत दिलचस्प है। दरअसल चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पेरियार ललई सिंह से पहले पेरियार स्वामी से कम्युनिकेशन में थे। तो उन्होंने पेरियार रामास्वामी की 4 किताबों का हिंदी अनुवाद करने की अनुमति मांगी थी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने। तो 3 किताबों का तो उन्होंने अनुवाद कर दिया था। तो पेरियार ललई सिंह ने भी पत्र लिखा था। तो पेरियार ललई सिंह को पेरियार रामास्वामी ने पत्र लिखा था कि मैंने इसका भी 4 किताबों का अनुवाद करने की अनुमति जिज्ञासु को दिया है, यदि वो नहीं करते तो आपको दूंगा। तो चौथी किताब संयोग से दी रामायण या ट्रू रीडिंग का अनुवाद नहीं की, और इसका अनुवाद फिर पेरियार ने पत्र लिख के पेरियार ललई सिंह को दिया। तो 1968 में इसका अनुवाद करवाते हैं। एक दलित प्राध्यापक थे इंग्लिश के, बहुत अच्छे। यद्यपि पेरियार ललई सिंह की भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, टॉप क्लास की इंग्लिश जानते थे। पाली, प्राकृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सब के बहुत बेहतरीन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति थे। जिसमें इंग्लिश के तो समझिए कि विद्वान व्यक्ति, बहुत सारे इंग्लिश की किताबें वो पढ़े थे। लेकिन आंदोलन आदि में एक्टिविज्म में होने के कारण वो समय नहीं दे पा रहे थे। तो एक राम आधार नाम के व्यक्ति थे जो इंग्लिश के अध्यापक थे, उनको उन्होंने कहा कि आप इसका अनुवाद करिए, और उनका ट्रायल उन्होंने लिया। 1 महीना इंग्लिश पढ़ा उनसे, कहा कि आप हमको इंग्लिश पढ़ाइए। तो फाइनली उनको लग गया कि नहीं, ये इंग्लिश जानते हैं। तब उन्होंने कहा अब उनका अनुवाद कीजिए, अब तक मैं ट्यूशन नहीं, आपका क्लास ले आपका क्लास ले रहा था कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, क्या पेरियार की इंग्लिश का वो हिंदी अनुवाद कर देंगे कि नहीं। तो वो बड़ी प्रसन्न हुए, कहते मेरी प्रसन्नता की बात है। तो राम आधार जी ने उसका हिंदी अनुवाद 1968 में किया। और एक अनुसंधान पर ज्ञान के लिए मैं बात बता दूं कि पेरियार रामास्वामी ने 1930 में दी रामायण पादिरंगल शीर्षक से तमिल भाषा में लिखा था। जो सच्ची रामायण है 1930 में तमिल भाषा में लिखा था। 1930 में। और फिर 1959 में इसका दी रामायण ट्रू रीडिंग नाम से अनुवाद होता है इंग्लिश में। फिर 1968 में पेरियार ललई सिंह हिंदी अनुवाद लेके आते हैं, और जो अपने अशोक प्रेस से प्रकाशित करते हैं। तो जब प्रकाशित होती है तो उत्तर भारत में धूम मच जाती है। जैसे दिलचस्प है कि आज भी पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली को लेकर शुभचिंतकों में धूम है, उनके पाठकों में, श्रोताओं में। और मेरी अनुसंधान दृष्टि से भी लोगों को, अकेडमिया को एक जिज्ञासा है, इंटेलेक्चुअल एकेडमी क्लास को, कि अरे यंग लड़का 30-32 साल का क्या ऐसा कर दिया है कि पूरा भारत उसको अप्रिशिएट कर रहा है, सोशल साइंस से ट्विटर तक लिख पढ़ रहा है, और लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो उस दौर में भी उसी तरह की अद्भुत जिज्ञासा थी। तो लोग 50-60 पे किताब धूम मचा के बिक रही है, तो वर्चस्ववादी ताकतों की नज़र जाती है तो उसे मुकदमा कर देते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश सरकार उसको प्रतिबंधित करता है और हवाला देता है, तर्क देता है कि इस कृति से भारत के कुछ मनुष्यों की भावनाएं आहत हो रही हैं। धार्मिक हाँ, एब्सोल्यूट शब्द आपने बहुत सही बोल दिया कि कुछ मनुष्यों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, अतः हम इसको प्रतिबंधित करते हैं। तो पेरियार ललई सिंह कोर्ट में इस बात को लेके जाते हैं कि वो कैसी भावनाएं हैं कि तर्क, बौद्धिकता से आहत हो रही हैं, और ये जिन बातों से आहत हो रही हैं वे बातें उन्हीं श्रुति स्मृति से ली गई हैं, मतलब वेद, पुराण, गीता, रामायण, रामचरितमानस से ही ली गई हैं। तो पहले उसको प्रतिबंध करिए, फिर इसको करिए। कोर्ट में और सारे तर्क दिए जाते हैं। एडवोकेट बनवारी लाल या उस दौर के और सारे वकील, दलित, ओबीसी तमाम लोग एकत्रित होकर इनके साथ खड़े होते हैं। लंबे समय तक मुकदमा चलता है। फिर कोर्ट डिसीजन देता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं, ये किसी कृति को आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते, उस पर विचार विमर्श हो सकता है। और इस कृति को भी मानने वाले शुभचिंतक हैं, और ये बहुत ही रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से, बौद्धिक तरीके से लिखी गई है, इसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार हार जाती है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी सच्ची रामायण के मुकदमे में परास्त होती है उत्तर प्रदेश सरकार। तो किताब छूटती है और सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार पे पेनल्टी मारता है कि आप इनको परेशान किए हैं, इतना हर्जाना भरिए। तो सरकार इनको पैसा देती है, उत्तर प्रदेश सरकार पेरियार ललई सिंह को। तो इस तरह चलती। और दिलचस्प है कि इस मुकदमे के दौरान जो उन्होंने दस्तावेज, रिकॉर्ड, प्रूफ आदि दिया था, वही दस्तावेज शुभचिंतकों के कहने पे इन्होंने सच्ची रामायण की चाबी नाम से प्रकाशित करवाया, एक नई किताब। अच्छा, सच्ची रामायण एक है, और उस मुकदमे में जो प्रमाण दिए गए थे वो प्रमाण सच्ची रामायण की चाबी नाम से प्रकाशित किया, वो भी इसमें है। फिर ये किताब जीतते हैं। फिर आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश लिखते हैं 1968 में ही। उस किताब पे भी मुकदमा होता है, उसमें भी कुछ संशोधन के साथ प्रकाशन करने की अनुमति मिलती है।
वो 68 से लेके 75 से लेके 80 तक का दौर वर्चस्ववादियों से बहुत प्रचंड रूप से भिड़ने और लड़ने का है। पेरियार लली सिंह का सामना करते हैं। इस दौरान अपनी ज़मीनें बेच देते हैं। एक समय के बाद धनाभाव के लिए, मिशन आदि के लिए ज़मीन बेचना शुरू करते हैं, बाग बेच देते हैं, अपनी विरासत आदि। दिलचस्प है कि पेरियार लली सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। केंद्र सरकार से भी उनको पैसा मिलता था और उत्तर प्रदेश सरकार भी पेंशन देती थी। और ग्वालियर नेशनल आर्मी में हाई कमांडर थे, उसकी तो पेंशन मिलती ही थी। उनको 3 पेंशन एक साथ मिलती थी, तीनों से लड़ते थे। फिर पैसा कम पड़ता था, कुछ खेत बाड़ी बेच के, कुछ जो अपने मिशन में जो लगाए, जो लास्ट में ज़मीनें बची थी तो कुछ भूमिहीन दलितों में बांट दिए, कुछ भूमिहीन ओबीसी को दे दिए। इस तरह पूरी प्रक्रिया चलती है। लेकिन दिलचस्प है इस कृति के माध्यम से उस दौर में जो इन्होंने वैचारिकी निर्मित की, वो बड़ी अध्ययन का विषय है। और पेरियार लली सिंह ही नहीं है, मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, तमाम साक्षात्कारों में बोलता हूँ कि सिर्फ पेरियार लली सिंह को पढ़ के आप उत्तर भारत में सामाजिक परिवर्तन की चिंतन को, धारा को नहीं समझ सकते। आपको स्वामी अछूतानंद को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बोधानंद को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको चंद्र प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ना पड़ेगा, आपको रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना पड़ेगा, आपको जगदेव प्रसाद को पढ़ना पड़ेगा, आपको महाराज सिंह भारती को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको कांसीराम के कल्चरल मूवमेंट की अवधारणा को, उस सौंदर्य बोध को समझना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे कि उत्तर भारत में कैसे आंदोलन चल रहा था। आखिरी दौर के बारे में अगर जिक्र करें, हाँ, आखिरी दौर का आलम ये कि ये सतत पूरे भारत में बहुत प्रचंड शिविर, अम्बेडकरवादी शिविर, पेरियारवादी शिविर लगाते थे। वो चाहे पंजाब जाना हो, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कश्मीर, असम, बंगाल, तमिलनाडु, जगह जगह लोग जाते थे। तो आखिरी दौर का एकदम अंतिम समय की कुछ महीनों के अंतर की मैं जनवरी 1992 की घटना सुनाऊँ। दिसंबर 1992 की, लौरिया बिहार में एक जगह है, हाँ है बेतिया साइड में, बेतिया साइड में सम्राट अशोक का वहाँ बहुत बड़ा स्तंभ है, स्तूप है। तो वहाँ एक बौद्ध धर्म ग्रहण प्रशिक्षण ग्रहण आयोजन किया गया था। उसमें इनको बुलाया गया था। इसमें एसडीएम, तात्कालिक एसडीएम बुद्ध शरण हंस थे। अच्छा, वही बुलाए थे, अभी पटना में हैं, वो जीवित हैं। हाँ। बहुत ही नेक और न्यायप्रिय मनुष्य हैं, मैं उनसे मिल भी चुका, लेखक भी हैं वो। हाँ, जब मैं उनसे मिला तो वो कहे कि लीजेंड बौद्धिस्ट अगर कोई मेरे जीवन में मिला तो सिर्फ पेरियार लली सिंह मिले। तो वो बुलाए थे, वहाँ बुलाए थे। पेरियार लली सिंह का भाषण होता है, 10,000 के आसपास लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाते हैं। थोड़ा सा शाम होती है, शाम का समय, तो उसमें गोली मार दी। सामंतवादी ताकतों ने कहा कि अरे तो सबको बौद्ध बना देगा हिंदू से। तो 2 राउंड के सामंतवादी मनवादी ताकतों ने गोली चला दिया उनके ऊपर। तो किसी तरह अफरा तफरी में बचा, कोई घायल नहीं हुआ, सब अफरा तफरी मच जाती है। फिर वहाँ से किसी तरह लोग हटते हैं, वो सभी भाग जाते हैं। फिर होटल आते हैं लोग, जहाँ एसडीएम साहब गए थे रुकने को, तो विराम होता है। तो उनकी जिद थी कि हम भी आपके साथ सोएंगे। तो ये कहे कि नहीं, हम अकेले ही सोएंगे, अब जाइए। तो कहे नहीं, हम आपके छत्र छाया में रहना चाहेंगे। तो लोग सोते हैं वहीं। तो रात में कोई 1 बजे के आसपास या अर्धरात के बाद का समय है, पेरियार लली सिंह उठ के रो रहे हैं। तो एसडीएम साहब को लगा कि इसे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति रो रहा है, तो ये उठे तो देखे तो पेरियार साहब रो रहे हैं। तो ये बोले कि आप रो क्यों रहे हैं, कोई बात, कोई दुख हो रहा है यहाँ रहने में, कोई कष्ट, कोई बात? तो कहे नहीं, मुझे रहने में कोई दुख नहीं है, मुझे अपनी समाज की चिंता हो रही है और भविष्य दिख रहा है। मेरा समाज डूब रहा है, समाज समझ नहीं पा रहा, सतत डूब रहा है, वर्णाश्रमी मूल्यों में लगातार डूब रहा है, निगलते जा रहा है। हम लोग उस तरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हम कर सकते थे पहले, कर जाते थे पहले। तो वही चिंता हो रही, दुख हो रहा है, तो मुझे रोना आ रहा है। ये बड़ी गहरी चिंता थी। और 90-92 का वो दौर है। 6 दिसंबर की घटना हुई थी, बाबरी विध्वंस जैसी घटना हुई थी। इधर मंडल कमीशन भी लगा था, जिसका उत्सव उन्होंने मनाया था, मंडल कमीशन के लागू होने का। उस घटना को एक दृष्टा, एक रेशनल इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कैसे देखता है, पेरियार लली सिंह की इस रोने में मैंने महसूस किया। दिसंबर 3 में जनवरी की घटना ये। उसके बाद 7 फरवरी को आते हैं और उनका निर्माण हो जाता है। डेथ हो जाती है कानपुर में ही। दीर्घजीवी होते हैं, 83 साल की उम्र होती है। मस्तिष्क की आघात से उनका निर्माण होता है। लेकिन एक विराट मनुष्य के रूप में मैं देख पाया कि एक दीर्घजीवी होता है व्यक्ति कैसे, और सतत जूझते रहना, एक
एक लघु जमींदार प्रकार का व्यक्ति जिसके पास पूरी विरासत थी। वही पेरियार जैसी। हाँ, पेरियार जैसे एक रिच परिवार के में पैदा हुए थे। उनके पिताजी एशिया के बड़े बिजनेसमैन थे उस समय। नारियल का, काली मिर्च का, लौंग, इलायची, तमाम चीज़ों का, रोम तक का बिजनेस व्यापार था पेरियार ईवी रामास्वामी के पिता का। और सारी उनकी मतलब कमाई लगा दिए समतामूलक समाज और राष्ट्र निर्माण में। वही प्रेरणा मुझे लग रहा है थी पेरियार ललई सिंह में भी, कि सब कुछ अपना मतलब बेच के राष्ट्र निर्माण में लगा दिए। दिलचस्प है वेद जी की उत्तर भारत में जो सामाजिक न्याय की राजनीति 90 में खड़ी होती है, या मानव कांसीराम साहब का आंदोलन उत्तर भारत में आके सफल हो जाता है। कभी आप सोचिएगा कि महाराष्ट्र में भी कोशिश की, फेल हो गए, आंध्रा में कोशिश किए, फेल हो गई, एक दो साल, 5-5, 7-7, 10-10 साल कोशिश किए। पंजाब में जाते हैं, कैडर लगाते हैं लोग, फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या कारण कि उत्तर भारत में आते हैं, खासतौर से उत्तर बिहार में, मध्य प्रदेश में, और वो उनकी चिंतन की फसल लहलहा जाती है। बहुजन नवजागरण हो जाता है, सामाजिक न्याय की सरकारें बन जाती हैं, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लग जाता है। तो इस परिवर्तन की जमीन को मैं एक अनुसंधानकर्ता के रूप में जो देख पाता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इस जमीन में यही विभूतियाँ हैं। वो और इस धारा क्रांति की धारा। हाँ, उत्तर भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के नवजागरण की जमीन निर्मित किया था। और इसको थोड़ा और पीछे से जाके देखिए, इसके पृष्ठभूमि में बोधानंद से लेकर स्वामी अछूतानंद सिंह, रक्षा जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, श्रीलाल साथी आदि तमाम विभूतियाँ हैं। ये तो मैं कुछ नाम ले पा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ऐसी विभूतियाँ हैं जो गुमनाम हैं, जिन पर रिसर्च हो रहा है, उस पर हम लोग लिखेंगे आगे करके। उन विभूतियों का बड़ा योगदान है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लेके आते हैं लोग, जिसमें 13 विधायक होते हैं, 3 सांसद होते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की चंद्र प्रसाद जिज्ञासु 1956 में बाबा साहब के निर्माण के ठीक बाद 1957 में जीवनी हिंदी में लिखते हैं, प्रथम जीवनी। किशोर जयफल नोट ने कोट किया अपने रिसर्च में कि डॉक्टर अम्बेडकर की हिंदी में लिखी गई प्रथम जीवनी चंद्र प्रसाद जिज्ञासु द्वारा 1957 में। और 1958 में डॉक्टर अम्बेडकर के भाषणों का हिंदी अनुवाद करके लेके आते हैं। ये अम्बेडकर वाद को उत्तर भारत में लेके आने की क्या दिलचस्प कथा थी। आप सोचिए, जिज्ञासु इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। पेरियार ललई सिंह डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जात भेद का उच्छेद हिंदी में लेके आते हैं, मुकदमा हो जाता है, इस पर भी मुकदमा होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के समय जो भाषण दिया था और अपनी जनता को बौद्ध धर्म ग्रहण की तरफ ले जाने के लिए जो यवला में, नासिक आदि में जो व्याख्यान दिया था, उन मराठी भाषणों को एकत्रित करके हिंदी में अनुवाद करके लेके आते हैं पेरियार ललई सिंह। पेरियार ललई सिंह बहुत अच्छी मराठी भी जानते थे। सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन, उस पर भी वर्चस्ववादी ताकतें मुकदमा करती हैं, उसको भी कोर्ट में अब आते हैं आज के दौर में। आज के यादव समाज के लोग गगन यादव हैं, गगन बौद्ध क्यों नहीं हुए? हाँ, एक दिलचस्प सवाल है कि आप रिसर्च किए? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं तो देखिए, मूलतः मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ। वर्ण और जाति पुरोहित की बात कभी नहीं मानना है। वर्ण और जात पुरोहित की बात कभी नहीं मानना है। अच्छा। 3 मूल्य यदि नहीं मानते आप, तो ईश्वर को मानना ही नहीं होगा, आप नास्तिक हैं और मनुष्य हैं। पेरियार ललई सिंह भी अपने पत्र में लिखे हैं कि मेरे जो 1968 के पहले के दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज, उसमें ललई सिंह यादव है। मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं हटा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद के मेरे नाम में पेरियार ललई सिंह ही है। साहित्य में, लेखन में जगह जगह उन्होंने प्रयोग किया है। मेरी भी एक मजबूरी है कि एकेडमिकली मेरे दस्तावेज में ये है धर्मवीर यादव, और गगन मैं निकनेम लगा लूँ तो ये ठीक है एकेडमिकली, लेकिन मेरे चिंतन में, वैचारिकी में नास्तिक मनुष्य की तरह मैं सोचता विचारता हूँ, और उसी तरह के चिंतन है। अब एक बड़ा प्रश्न है कि पेरियार ललई सिंह को यादव उस तरह स्वीकार नहीं कर पाया जिस तरह दलित स्वीकार कर लिया। दलित अपना नेता मानता है, अपना गुरु मानता है, मार्गदर्शक मानता है, उनको दद्दा बोलता है, उनको साहब बोलता है, अभिभावक बोलता है। कितने दलित घरों में मैं गया तो पेरियार साहब संबोधन लोग करते थे, पेरियार साहब, ललई साहब, इस तरह से, और लोग उन पे संस्मरण सुनाते हुए उसी तरह रो पड़े जैसे बाबा साहब पे लोग संस्मरण सुनाते हुए रो पड़ते हैं। जो उनसे मिले, कभी जो मिले थे, उनके साथ कुछ कदम चले थे, उनसे सीखे थे। जयप्रकाश करदम जो उस दौर में युवा थे, बड़े चिंतक हैं, बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने ग्रंथावली पे लिखा है, प्रस्तावना लिखा है, फ्लैप लिखा है। उसमें एक लाइन लिखा है कि मैं उनसे मिला
और उनको देखा, उनके स्नेह में, उनकी छत्रछाया में बैठ के आंदोलन क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे किया जाता है, वो सब मैंने उनसे सीखा। अपने भोले भाले लोगों को, धर्मांध लोगों को कैसे समझाना है, बुझाना है, उनको भड़काना नहीं है, विनम्रता से यदि वो भड़कते हैं तो हमें समझाना है। इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ से सीखा। एक विनम्र मनुष्य कैसे एक्टिविज्म करता है, मैंने उनके स्नेह में, उनकी छत्र छाया में देखा। तो ये पूरी एक्टिविज्म की अवधारणा भी हम वहाँ से पाते हैं। तो दलित चिंतकों ने, दलित साहित्यकारों ने, कांसीराम ने अपने वामसेव के पोस्टर में जगह दिया। पेरियार ललई सिंह को लोग पहचान भी पाए तो कांसीराम के पोस्टरों से। उनकी छोटी छोटी किताबें प्रकाशित करवाते थे, सच्ची रामायण आदि प्रकाशित करवाए, तमाम किताब, तो वो बच सकी, वो बौद्धिक विरासत। नहीं तो हम लोग तो वैसे ही नहीं जान पाते, जैसे तमाम ऐसे नायक गुमनाम हो गए जो अनेक किताबें लिखी हैं, हम खत्म हो गई। सिंह यादव जी को तो सवाल मेरा ये है, आपके सवाल का मैं उत्तर देना चाहूँगा कि यादवों के बीच पेरियार ललित सिंह की वैचारिकी क्यों नहीं जा पा रही है? क्यों नहीं जा पा रही? ये दिलचस्प है कि हिंदू फिलॉसफी जो भी मार्शल और इंटेलेक्चुअल और मार्शल दोनों में बोलूँगा, बौद्धिक और साहसिक जातियाँ हैं, उनको, उनके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, धार्मिक सम्मोहन पैदा करने के लिए उनके ही कुल गोत्र का भगवान बना नैरेटिव गढ़ा। आप इस पे विचार करिएगा कभी कि जो वेद में कृष्ण है, अनार्य कृष्ण, वो आर्यों से लड़ता है, आर्यों से लड़ता है और अनार्यों को बचाता है। इंद्र को रौंद देता है, वो अपने लोगों को बचाता है। और अनार्य कृष्ण का वर्णन है, विधिवत वर्णन है। बाबा साहब वाली बात दिलचस्प है, गीता बाबा साहब भी यही चीज लिखे जो आप पहले बोले। हाँ, लेकिन गीता का कृष्ण है जो, गीता का कृष्ण जो गढ़ा गया। प्रोफेसर दिलीप मंडल का तर्क है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि हे दूसरे भूगोल, जमीन, देश से आए हुए लोगों, तुम श्रेष्ठ हो, अब मेरा ये जो बच्चा पैदा हुआ हो ये शूद्र होगा, नीच होगा। कभी कोई पिता ही कह सकता है? अगर कृष्ण, गीता के कृष्ण अहिर थे, यदुवंशी थे, तो कह सकते थे कि हे यदुवंशियों, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो? कभी नहीं। आप अपने बेटा को कहेगा, अपने कुल गोत्र को कभी आप कहेंगे कि तुम नीच हो? और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे देश से, दूसरे भूगोल से आए हैं, भूरे गोरे भूरे लोग हैं, वो श्रेष्ठ हैं, तुम श्यामल हो, तुम नीच हो? कभी नहीं, कभी कह ही नहीं सकता। तो एज ए स्कॉलर, एज ए अनुसंधानकर्ता, मेरा भी सको संदेह है ऐसे ग्रंथों पे, ऐसी चिंताओं पे। कृष्ण का जो रेशनल चिंतन है उसको धीरे धीरे करके मौन कर दिया गया। रेशनल लड़ाई जो अनार्य कृष्ण है बेसिकली, इस पर डॉक्टर अम्बेडकर भी बहुत बौद्धिक तरीके से लिखते हैं, एज ए ग्रेट स्कॉलर लिखते हैं। कृष्ण का जो मिथकी चिंतन है उसको प्रस्तुत कर दिया गया। यही ये अहिर कबीले के लोग, मैं तो मानता हूँ कि अहिर और ऐसी तमाम जाति जैसा कुछ था भी नहीं, कबीलाई संस्कृति का मामला है, तमाम कबीले थे, तो कबीलों के आधार पे तय हुआ। तो जो जिसका काम धाम था उस हिसाब से मनुस्मृति में धीरे धीरे मनु ने कोडीकृत किया। अब मनु को काउंटर बाबा साहब इसी बात पे बार बार करते हैं कि तुमने कोडीकृत किया, लिखा कि तुम इस कर्म को करते हो तो तुम्हारी यही जात या तुम यही ही करोगे। पहली बार ऐसा हुआ कि मनु ने कोडीकृत किया। और डॉक्टर अम्बेडकर इसी कारण मनुस्मृति को जलाए। वो चाहते तो वेद को भी जला सकते थे, वो रामायण को भी जला सकते थे, रामचरितमानस को भी जला सकते थे, लेकिन उन कृतियों को नहीं जलाते। आप ध्यान दीजिएगा, ये रिसर्च मनुस्मृति जलाते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं। अच्छा, दिलचस्प है कि पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1927 को जलाते हैं, पेरियार 1922 में घोषणा करते हैं कि मैं मनुस्मृति को जलाऊंगा अगर मेरे लोगों का इसी तरह आत्मसम्मान। 1922 में मनुस्मृति को ही टारगेट इसलिए करते हैं कि मनु ने कोडीकृत किया। वेद पुराण स्मृति आप पढ़ेंगे तो उसमें वेद, वर्ण, जाति, पुरोहित की बात पाएंगे, लेकिन आप अभिधम्म पिटक, मध्यम निकाय आदि पढ़ेंगे तो श्रवण पाएंगे। आपके अपने ग्रंथों में नहीं कहा गया आपको शूद्र, आपको नीच, लेकिन उनके ग्रंथों में कहा गया। आप उनकी बातों को उठा कहते हैं। इसी कारण मैं शूद्र आदि नहीं मानता हूँ, मैं मनुष्य मानता हूँ। अनेक ग्रंथों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन पहली बार पेरियार ललित सिंह ग्रंथावली आई है, उसको पढ़िए, जो 5 खंड 2000 पेज में राजकमल प्रकाशन, 5 खंड 2000 पेज में राजकमल प्रकाशन समूह दिल्ली से प्रकाशित है। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि पे भी उपलब्ध है। और इतना उत्साह है इस देश के श्रवणों में,
बहुजनों में, मूल निवासियों में उसको पढ़ने का कि सवर्ण समझ जाएंगे, इसलिए श्रवण मैं बोल हाँ, रहा हूँ, श्रवण। श्रवण, हाँ हाँ, हाँ, वो श्रवण बोलिए। वर्ग, बिल्कुल बिल्कुल। इस क्लास में, इस वर्ग में, कि प्रथम संस्करण 42 दिन के अंदर समाप्त हो गया था, जो 12 लाख मूल्य की किताब भी की थी। द्वितीय संस्करण आ गया है, द्वितीय संस्करण भी समाप्त हो जाएगा, तृतीय संस्करण की तैयारी चल रही है। वाह। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और श्रोताओं का, शुभचिंतकों का, कि पेरियार ललित सिंह कृतावली और एक विचार को लेके पढ़ने की इतनी भूख है, तमाम किताबें छप रही, लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कि 2000 रुपये की किताब इतना स्पीड से, इतना उत्साह से लोग खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो खरीदे, तो जो लोग आज बहुत कुछ आप जाने पेरियार ललित सिंह यादव जी के बारे में, यादव चूँकि बोल देते हैं, ऐसे पेरियार ललित सिंह ही हैं। हाँ, तो उनके बारे में बहुत कुछ आज गगन जी से जानकारी प्राप्त हुई। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो ग्रंथावली आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आप से खरीद प्राप्त सकते करें, हैं। हाँ। और उसका अध्ययन करें, अपने साथियों, शुभचिंतकों क्योंकि को बताएं। आपको हमने देखा, बहुत आपने उसके लिए प्रयास किया है, कहाँ कहाँ नहीं गए, फेसबुक पे फोटो आप डालते थे। हाँ। तो आप पेरियार ललित सिंह यादव जी को आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा, तो वो किताब आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे खरीद सकते हैं। बहुत बहुत आभार एक्टिविस्ट बेद जी आपका, आपने मुझे अपने चैनल में मौका दिया, मुझे प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपके एक श्रोता हैं, उस क्लास में ये बात जाएगी, तो अतः आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत आभार। चलिए, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं घंटे बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।